निर्मला जी की बहू को आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे और उनकी सहेलियों को उनकी बहू को देखने की इच्छा थी। निर्मला जी ने अपनी बहू आनंदी से आवाज देकर कहा, बहू, आज मेरी कुछ सहेलियां घर पर आ रही हैं और तुम्हें उनके लिए अच्छे अच्छे नाश्ते तैयार करने हैं। देखो, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए और कोई बेवकूफ़ी मत कर देना, क्योंकि तुम्हारा पता नहीं कब अपना वारपना दिखा दो। आनंदी बेचारी सास के सामने कुछ नहीं बोल पाई और किचन में चली गई। दोपहर के 12 बजे निर्मला जी की सारी सहेलियां आ गई और निर्मला जी ने अपनी बहू को आवाज़ देकर कहा कि पानी ले आओ। आनंदी जैसे ही पानी लेकर आई तो सब उसकी तरफ देखने लगी। एक ने कहा कि निर्मला, तुमने नौकरानी तो सुंदर रखी है। इस पर निर्मला जी चुप रही और आनंदी उनकी तरफ देखने लगी। उसे उम्मीद थी कि उसकी सास सबकी गलतफहमी को दूर कर देगी, लेकिन निर्मला जी ने कुछ नहीं कहा। आनंदी अपनी सास का यह रूप देखकर आंखों में आंसू लिए और चुपचाप कमरे में जाकर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। निर्मला जी को शादी में जाना था और साथ ही साथ वह गांव में अपनी जमीन के टुकड़े को भी बेचकर आना चाहती थी। निर्मला जी की शादी गांव में हुई थी और उनकी जमीन का वह हिस्सा खानदानी था और अभी तक बंटवारा नहीं हुआ था, लेकिन पति के जाने के बाद से वह अपना हिस्सा चाहती थी और इसी कारण से अब उन्हें गांव जाना पड़ रहा था। उनके बेटे सुशील से उन्होंने कहा कि बेटा, अब तो गांव जाना ही पड़ेगा, वहाँ एक शादी है और शादी के बहाने से हम अपने ज़मीन के हिस्से की बात भी कर लेंगे। निर्मला जी अपने बेटे सुशील के साथ गांव चली गई और वहाँ उन्होंने सबसे पहले शादी का आनंद उठाया और उसके बाद अपनी जेठ से और अपने बाकी परिवार से कहा कि अब मेरा बार बार यहाँ आना नहीं होगा, तो अच्छा होगा कि आप मेरे सुशील का हिस्सा हमें दे दें। इस बात पर निर्मला जी के जेठ रामचंद्र जी भड़क गए और कहने लगे कि हम इतने सालों से तुम्हारी ज़मीन की देखभाल कर रहे हैं, वरना तो लोगों को हड़पने में देर नहीं लगती। क्या उसका कुछ भी नहीं बनता है? और सुशील तो शहर में अच्छा खासा कमाता है और हमारे बेटे यहाँ किसानी करते हैं। हमें इस ज़मीन की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हमारा परिवार इससे पलता है। जब यह बात पंचायत तक पहुँच गई तो सरपंच राधे श्याम जी ने कहा कि निर्मला देवी, आप पंचायत में किस मुंह से फैसले के लिए आ गई हो? यहाँ पर तो तुम्हारे नाम का एक और फैसला अभी होना बाकी है। यह सुनकर निर्मला देवी आंखें फाड़कर पंचों की तरफ देखने लगी। तब राधे श्याम जी ने कहा कि जब तुम्हारे पति जिंदा थे तो उन्होंने बचपन में मेरी बेटी से सुशील की शादी तय कर दी थी और आज सुशील जवान हो चुका है। अपने पति की जगह तुमको ही यह वादा पूरा करना होगा, नहीं तो इस पंचायत में तुम्हारा कोई फैसला नहीं होगा। और वैसे भी अब तो तुम शहरी हो गई हो। निर्मला देवी गुस्से में न्याय की बात करने लगी तो राधे श्याम जी ने कहा, अगर न्याय करना जानती हो तो पूरी तरह से करो। निर्मला जी सोच में पड़ गई और उधर सुशील इस बात पर नाराज होने लगा कि ऐसे कैसे अचानक मेरी शादी हो सकती है। निर्मला जी उसे समझा के घर आ गई और सोचने लगी कि क्या किया जा सकता है। वह किसी भी कीमत पर अपना हिस्सा नहीं छोड़ना चाहती थी। उन्होंने इस बारे में रात भर सोचा और सुबह सुशील से बात की। उन्होंने सुशील से शादी करने के लिए कहा, लेकिन सुशील ने साफ इनकार कर दिया। तो उन्होंने सुशील से कहा कि फिर उसे वह पिता की हर संपत्ति से बेदखल कर देगी। सुशील अपनी मां के आगे बोल नहीं सका और खामोश हो गया। फिर निर्मला जी उसे अपने साथ लेकर पंचायत में गई और कहा कि वह अपने बेटे की शादी राधे श्याम जी की बेटी से करने को तैयार हैं, लेकिन यह शादी 3 दिन में ही करनी होगी क्योंकि उन्हें वापस शहर जाना है। निर्मला जी की बात मान ली गई और एक तरफ उनकी ज़मीन की नपाई का काम शुरू हुआ और दूसरी तरफ सुशील की शादी राधे श्याम जी की बेटी आनंदी से हो गई। सुशील की शादी आनंदी से हो गई और निर्मला जी की ज़मीन को भी काट कर उन्हें दे दिया गया और उसके चारों तरफ
निर्मला जी ने तार लगवा दिए। निर्मला जी बहुत खुश थी कि उन्हें यह जमीन मिल चुकी थी और उनका इरादा था कि वह जल्दी से जल्दी इस जमीन को बेच देंगी। इस तरह जल्दबाजी में सुशील की शादी हो चुकी थी और निर्मला जी 3 दिन बाद घर पर बहू लेकर आ चुकी थी। कोई नहीं जानता था कि उनके बेटे की शादी हो चुकी है, लेकिन ऐसी खबरें छुपाए नहीं छपती हैं। धीरे धीरे आसपास खबर फैलने लगी कि निर्मला जी ने अपने बेटे की गांव में शादी कर दी है और वह बहू लेकर आ गई हैं। अब हर कोई उनकी बहू को देखना चाहता था, लेकिन गांव की लड़की होने के कारण वह आनंदी को किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। आनंदी गांव की एक साधारण सी लड़की थी और वह शहर के तौर तरीके भी नहीं जानती थी, तो वह घर में काफ़ी चीज़ों को देखकर पूछने लगती थी कि यह क्या है, तो सुशील उसे गवार कहकर निकल जाता था। उसने घर आते ही आनंदी से साफ कह दिया था कि मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना और मुझसे दूर रहना, तुम्हारे अंदर से बास आती है। आनंदी बेचारी मन ही मन दुखी होने लगती है और कहती थी कि भगवान, मुझे ब्याह कर शहर में क्यों भेज दिया, मैं तो गांव में ही ठीक थी। निर्मला जी ने एक दिन नहाने से पहले जब गीज़र ऑन किया तो उन्होंने देखा कि वह ऑन ही नहीं हो रहा है। वह काफ़ी देर से परेशान हो रही थी, तो उन्होंने सुशील से कहा कि इलेक्ट्रिशियन को बुला दो, गीज़र ठीक करवाना है। जैसे ही घर में इलेक्ट्रिशियन आया तो आनंदी उसके लिए ट्रे में रहकर पानी दे आई। सुशील उसे घूर रहा था, लेकिन आनंदी ने सोचा कि सुशील उसे चाय बनाने के लिए इशारे से बोल रहा है। आनंदी ने जाकर चाय बनाई, लेकिन इस बार तो सुशील का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह आनंदी को पकड़कर कमरे में लाया और उसके कंधे पकड़कर बोला, अपना गंवारपन गांव में ही छोड़कर नहीं आ सकती थी? क्या सच में लगता है कि तुम मूर्ख हो या मूर्ख बनने की कोशिश करती हो? इलेक्ट्रिशियन को पानी देने की क्या जरूरत थी और चाय किसे पूछकर बनाई? सुशील का गुस्सा देखकर आनंदी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। उसने पहली बार किसी को ऐसा गुस्सा करते देखा था और वह डर के मारे कांप रही थी। तभी वह निर्मला जी ने आकर कहा, यह गवार हमारे हर जगह बेइज्जती करवाएगी। तो सुशील ने कहा कि आप ही इस जमीन के बदले लेकर आई हैं। शुरुआत तो आपने ही किया है और आप तो फायदे में हैं। जो मेरे साथ हुआ उसके बारे में तो आपने सोचा ही नहीं। मैं तो अपने दोस्त को भी नहीं बता सकता कि यह गवार मेरी बीवी है और यह बात अब ज़्यादा छुपाई भी नहीं जा सकती। आनंदी अपने पति की बात सुनकर आंखें फाड़े देख रही थी। उसने तो हमेशा भगवान से एक अच्छा पति मांगा था जो उसे खूब प्यार करे और हमेशा उसका ख्याल रखे। सुशील का यह रूप देखकर आनंदी पूरी तरह से रो रही थी। आनंदी के घर वाले जब भी आनंदी से बात करना चाहते तो उन्हें निर्मला जी के फ़ोन पर फ़ोन करना पड़ता था और वही आनंदी से उसकी बात करवाती थी, लेकिन वह उसे इशारा करती रहती थी कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। अब आनंदी का इस घर में दम घुटने लगा था। वह चाहती थी कि वह घर से कहीं बाहर जाए। एक दिन अचानक आनंदी की तबीयत खराब हो गई और किसी भी तरह से ठीक नहीं हो रही थी। तब निर्मला जी ने कहा कि सुशील, अब तुम्हें इसे अस्पताल ले जाना ही पड़ेगा। सुशील उसे अपने साथ बिल्कुल भी नहीं ले जाना चाहता था, लेकिन फिर उसे मजबूरन अस्पताल लेने जाना पड़ा। और जब डॉक्टर ने पूछा कि यह आपकी कौन है तो उसने कहा कि यह हमारे घर में काम करती है। आनंदी पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वह सोच रही थी कि सुशील कभी ना कभी तो उसे अपना ही लेगा, लेकिन अब तो उसे यह सब मुमकिन लग रहा था। डॉक्टर ने आनंदी के कुछ टेस्ट करवाने के लिए कहा तो सुशील ने लैब में उसे छोड़ दिया। जैसे ही आनंदी ने ब्लड सैंपल लेने के लिए वहां नर्स तो वह आनंदी को देखकर चौंक गई। उसने आनंदी से कहा कि तुम आनंदी हो ना? आनंदी ने भी उसका चेहरा देखा और एक पल देखने के बाद उसे याद आया कि यह तो उसके बचपन की सहेली सीमा है। आनंदी सीमा सीमा कहते हुए नर्स के गले लग गई और उसे देखकर
कहने लगी कि तू तो बहुत अच्छी नर्स बन गई है, तुझे तो अच्छी तनख्वाह भी मिलती होगी। तो सीमा ने हाँ में सिर हिलाया। अरे मेरी छोड़, तू बता कैसी है, तेरी शादी कब हुई? इस बारे में सुनते ही आनंदी की आंखों में आंसू आ गए और इस बार आनंदी अपने आंसुओं को रोक नहीं सकी। आनंदी ने जल्दी जल्दी सीमा को बता दिया कि उसके साथ क्या हुआ। तब सीमा ने कहा, तू ससुराल में खुश तो है ना? आनंदी की आंखों में आंसू आ गए। उसने बताया कि उसे ससुराल में उसकी सास और पति गंवार समझते हैं और रोज ही गंवार कहकर ताने मारते हैं। सीमा को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि तू हमारी क्लास की सबसे होशियार लड़की थी, मैथ के सवालों के जवाब मिनट में दे देती थी, अब तुझे क्या हो गया? आनंदी ने कहा कि मैं गांव की पढ़ी लिखी हूँ और शहर के तौर तरीके नहीं जानती और इसीलिए मेरी सास और पति को मेरे साथ बेइज्जती महसूस होती है। सीमा ने आनंदी को समझाया कि तुझे खुद को बदलना होगा और कोई कुछ नहीं कर सकता। यह शहरी तौर तरीके शहर में रहने के बाद ही आ जाते हैं और वह तू भी सीख कर आगे बढ़। कुछ ही देर में सुशील वहां पर आ गया और आनंदी से चलने को कहा। आनंदी सुशील के साथ घर चली आई, लेकिन उसके दिमाग में सीमा की बातें घूमती रही। अगले दिन ही निर्मला जी ने कहा कि बहू, आज मेरी कुछ सहेलियां घर पर आ रही हैं, तो तुम्हें उनके लिए अच्छे अच्छे नाश्ते तैयार करने हैं। देखो, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए और कोई बेवकूफ़ी मत कर देना, क्योंकि तुम्हारा पता नहीं कब अपना गंवारपना दिखा दो। आनंदी बेचारी सास के सामने कुछ नहीं बोल पाई और किचन में चली गई। दोपहर के 12 बजे निर्मला जी की सारी सहेलियां आ गई और निर्मला जी ने अपनी बहू को आवाज देकर कहा कि पानी ले आओ। आनंदी जैसे ही पानी लेकर आई तो सब उसकी तरफ देखने लगी। देख के कहा कि निर्मला, तुमने नौकरानी तो सुंदर रखी है। इस पर निर्मला जी चुप रही और आनंदी उनकी तरफ देखने लगी। उसे उम्मीद थी कि उसके सास की गलतफहमी को दूर कर देगी, लेकिन निर्मला जी ने कुछ नहीं कहा। आनंदी अपनी सास का यह रूप देखकर आंखों में आंसू भर ले आई और चुपचाप कमरे में जाकर रोने लगी। बहुत देर तक वह यही सोचती रही कि क्या आप यही सब उसकी किस्मत है? क्या अब उसे जिंदगी भर रोना पड़ेगा? अपने मन में तरह तरह की बातें सोचते हुए आनंदी रो रही थी और तब उसे सीमा की बात याद आने लगी। अचानक उसकी सासू माँ की आवाज़ आई और आनंदी उठने लगी, लेकिन उसके उठने से पहले ही निर्मला जी कमरे में आई और उसे बिस्तर पर बैठे देखकर बोली, महारानी, आराम करने को तुझे किसने कहा था? मैंने तुझे कहा था ना कि मेरी सहेलियां आ रही हैं और नाश्ते बनाना है। तो आनंदी ने कहा कि मम्मी जी, मैं पकोड़े बना देती हूँ और साथ में चाय बना देती हूँ। उसकी बात सुन निर्मला जी कहने लगी कि तुम क्या समझती हो मेरी सहेलियों को? तुम्हारे गांव के स्टाइल के पकोड़े खाएंगी? सहेलियों के लिए अभी समोसे बनाओ और चाय नहीं, काफ़ी बनानी है। आनंदी को तो काफ़ी बनाना भी नहीं आता था, लेकिन आनंदी के दिमाग में जाने क्या आया। उसने अपनी सास से पूछ लिया कि वह सबको यह क्यों नहीं कह रही हैं कि ये लड़की मेरी बहू है। निर्मला जी की आंखें सुनकर फटी रह गई और वह कहने लगी कि मेरे आगे मुंह खोलती है, तेरी जुबान तो सुशील के आने के बाद काटूंगी। इतना कहकर निर्मला जी कमरे से बाहर जाकर अपनी सहेलियों के बीच में बैठ गई और आनंदी किचन में जाकर समोसे बनाने की तैयारी करने लगी। 1 घंटे बाद जब आनंदी समोसे बनाकर बाहर लेकर आई तो उसने सबके आगे समोसे रखते हुए कहा, मेरा नाम आनंदी है और यह मेरी सास हैं। वह क्या है ना कि मैं गांव से आई हूँ, इसीलिए इन्हें मेरे बारे में किसी को बताने पर शर्म आती है। आनंदी को इतना सब कहते देखकर सब लोग उसे घूरने लगे और फिर निर्मला जी को देखने लगे। निर्मला जी से सब ने कहा कि हम तो तेरी बहू को ही देखने आए थे निर्मला, और तूने उसे नौकरानी बता दिया। सोच रहे थे कि जाने कब अपनी बहू को लेकर आएगी। निर्मला देवी को आनंदी पर गुस्सा आ रहा था तो वह कहने लगी कि अब छोड़ो, जो हो गया सो हो गया।
अब तुम लोग समोसे खाओ। जी तीखी नजरों से आनंदी को देख रही थी और उनके अंदर मानो गुस्से का ज्वालामुखी फट रहा था। उन्हें अपनी सहेलियों के सामने बहुत अपमान महसूस हुआ था। उन्होंने सोच लिया था आज सुशील से ऐसी आनंदी की जमकर क्लास लगवाएंगी। जैसे ही शाम हुई और सुशील के आने का समय हुआ तो निर्मला जी के फोन पर एक फोन आया जो कि आनंदी के पिता का था। वह फोन पर कह रहे थे कि मैं कब से यहाँ आकर आपका घर ढूंढ रहा हूँ लेकिन मिल ही नहीं रहा है। आनंदी की बहुत याद आ रही थी तो मिलने चला आया। ये सुनकर निर्मला जी के पैरों तले जमीन खिसक गई कि अगर आनंदी ने सच्चाई बता दी तो क्या होगा, क्योंकि राधे श्याम जी गांव के सरपंच थे और अभी वह जमीन बिकी नहीं थी। आनंदी को अभी पता नहीं था कि उसके पिताजी आने वाले हैं। निर्मला जी ने जैसे सुशील को फोन करके कहा तो उसने कहा वह तो घर के पास है और घर पहुंचने वाला है। जब उसने सुना कि आनंदी के पिताजी घर आ रहे हैं तो उसके भी होश उड़ गए। अब उसे भी डर लगने लगा कि आनंदी कहीं अपने पिताजी को सब सच्चाई ना बता दे। सुशील को आनंदी के पिता को अपने साथ लेकर घर आना पड़ा और वह आते ही अपनी बेटी के गले से लग गए। आनंदी उनके गले से लगकर रो रही थी। राधे श्याम जी तो यही सोचते थे कि उनकी बेटी शहर में बहुत सुखी से है और आनंदी की सच्चाई को वह जानते ही नहीं थे। आज आनंदी भी अपने पिताजी को सब सच्चाई बता देना चाहती थी लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसकी सास निर्मला जी ने उसे पहले ही समझा दिया था कि अगर उसने अपने पिताजी के सामने जरा सा भी मुंह खोला तो वह सुशील से उसका तलाक करवा देंगी और गांव में एक लड़की का तलाक होना कितना बुरा माना जाता है यह वह अच्छे से जानती है। आनंदी ने अपने पिता के लिए बहुत खुश होकर खाना बनाया लेकिन आनंदी के चेहरे पर जो उदासी थी वह देखकर उन्हें लग रहा था कि आनंदी के मन में कोई बात है। अगली सुबह जब आनंदी के पिताजी गांव के लिए लौटने लगे तो निर्मला जी ने कहा समधी जी आपको तो थोड़ा और रुकना चाहिए था। तो उन्होंने कह दिया कि बेटी के घर ज़्यादा रुकना अच्छा नहीं होता है। और अब जब उठकर जाने लगे तो आनंदी ने पीछे आवाज़ देकर कहा पिताजी अब मुझे अपने साथ ले चलिए, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। आनंदी के पिताजी यह सुनकर हैरान रह गए और कहने लगे ऐसा क्या हो गया है बेटा जो तुम गांव जाना चाहती हो? यही तो तुम्हारा ससुराल है, तुम्हें तो यहीं रहना चाहिए। तो आनंदी ने रो रो कर उन्हें सब कुछ बता दिया कि किस तरह से गवार और जलद कहकर पुकारा जाता है। इसके बाद तो राधे श्याम जी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उनसे अपनी बेटी का दुख देखा नहीं गया और उन्होंने निर्मला जी से जाकर कहा कि निर्मला जी आपको मेरी बेटी के साथ ऐसा करते शर्म नहीं आई? माना कि वह गांव की सीधी सादी लड़की है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप उसका अपमान करें। निर्मला जी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि आनंदी अपने पिताजी को सब कुछ बता देगी। तब आनंदी के पिताजी राधे श्याम ने कहा कि आनंदी स्कूल के सबसे होनहार लड़की थी। अरे आपने तो मेरी बेटी को मौका ही नहीं दिया, नहीं तो यह आपको कितना आगे निकल कर दिखा देती। थोड़े ही समय में उसे गवार का खत दे दिया। मेरी बेटी है जिसमें संस्कार कूट कूट कर भरे हुए हैं। आपके बेटे ने इसे पत्नी नहीं माना लेकिन यह उसको अपना पति ही मानती है। अब मैं अपनी बेटी लेकर जा रहा हूँ और अब आपका ज़मीन का हिस्सा आपको कभी नहीं मिलेगा, यह मैं आपसे वादा करता हूँ। जिस तरह आपने अपने बेटे का सौदा किया था अब आप फिर से उसका सौदा कहीं और कर लीजिए। इसके बाद राधे श्याम जी अपनी बेटी का हाथ पकड़कर चले गए और सुशील ने भी अपनी माँ पर कसना शुरू कर दिया। माँ इंसानों के सौदे नहीं होते, उनसे उनकी मर्जी भी पूछी जाती है, जो कि ना तो मुझसे पूछी गई और ना ही आनंदी से पूछा गया। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि मुझे आनंदी को कभी भी ऐसी गलत बातें नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन अच्छी थी, एक अनजान होकर भी हमारे घर के सारे काम करती थी और इतने दिनों में तो वह मेरी पसंद को भी समझ गई थी। लेकिन आप इतने सालों में भी नहीं
समझ पाएंगी आपका बेटा क्या चाहता है। मुझे तो आपको माँ कहते हुए भी शर्म आ रही है। धिक्कार है आपके बेटे होने पर। सुशील भी वहां से गुस्से में निकल गया था और अब निर्मला जी अकेली रह गई थी। अब उनके पास ना तो जमीन का टुकड़ा था और ना ही बेटा उनके पास था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।